हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका फॉर्म बहुत ही जल्द भराया जाने वाला है। तो इसके सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिटेल में है। तो उसको बताने के पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। Student, I am UGC NET qualified in first attempt and PhD from Jammu University and मेरा स्पेशलाइजेशन है इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। एंड दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8439066995 और मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मेरे ऐप पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश का जो कोर्स है वो पब्लिश किया हुआ है, जिसकी लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो देखो, इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले इसमें व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस इसमें सबसे पहले दिया हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जैसा सभी का सिलेबस होता है, बहुत ही डिटेल में दिया गया है। मांग का विश्लेषण, उत्पादन लागत के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के बाजार ढांचों में कीमत और उत्पादन का निर्धारण। अब देखो, इसमें विभिन्न प्रकार के बाजार दिया है, तो इसमें आपको पूर्ण प्रतियोगिता से लेकर करके एकाधिकार, द्वाधिकार सभी मार्केट को पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद आपको फर्म के विभिन्न मॉडल जैसे बॉमॉल, मॉरिस और विलियमसन, ये थोड़ा एक अलग सा पोर्शन इसमें दिया गया है, जिसको मैं अपने ऐप पर भी करा रही हूँ। फर्म के उद्देश्यों के विभिन्न मॉडल में ये थोड़ा आपको सभी के सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट सहायक प्राध्यापक की परीक्षा का, इसका स्टैंडर्ड हाई होता है। ऑलरेडी आप लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, तो ये जो है काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें हो सकते हैं। बॉमॉल, मॉरिस और विलियमसन, इन तीनों के विभिन्न मॉडल आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद आ जाता है गेम थियरी। गेम थियरी में आपको जितने भी दो व्यक्ति, नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, ये सभी पढ़नी है। और इसके बाद रेखीय प्रोग्रामिंग या लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर आ जाइए समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर। समष्टि आर्थिक विश्लेषण में जिस तरह से यूजीसी नेट में आपको पढ़ना था, वो सारा सिलेबस यहाँ पर है। रोजगार और उत्पादन का निर्धारण, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, व्यापार चक्र का मॉडल, विनियोग के सिद्धांत मतलब मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, सब पढ़ना है। इसके साथ ही आपको मंडल फ्लेमिंग का मॉडल भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। मंडल फ्लेमिंग का मॉडल, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं, मैक्रो में भी पढ़ते हैं। तो आपको मंडल फ्लेमिंग का मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है, जो कि इंटरेस्ट रेट पर किस तरीके से विदेशी निवेश का प्रभाव होता है उसको दिखाता है। विदेशी निवेश इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पर बढ़ता है या घटता है। तो इस मॉडल में खासकर हम पढ़ते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सटर्नल इकोनॉमी दोनों का क्या आपस में कनेक्शन है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसके बाद रोजगार एवं उत्पादन का निर्धारण, आईएसएलएम कर्व। आईएसएलएम कर्व जो है स्टूडेंट, ये आपको मॉडर्न इंटरेस्ट थियरी में आ जाएगा। तो इसको भी काफ़ी डिटेल में मैं करा रही हूँ अपने ऐप पर। इसके बाद सैमुअल्सन हिक्स का व्यापार चक्र मॉडल। थर्ड में आ जाइए विकास एवं नियोजन। विकास एवं नियोजन में सबसे पहले आपको पढ़ना है जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, चक्रीय कार्यकरण का सिद्धांत, अल्प विकास का दृष्टिकोण, मानव विकास सूचकांक। इन सभी के अलावा जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे मार्क्स तथा सुम्पीटर का मॉडल, हेरोडोमर का मॉडल, सोलो का मॉडल, ठीक है, जितने भी सारे मॉडल हैं, ये सभी मॉडल जैसा आप नेट में पढ़ते हो, ये सारे मॉडल्स यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके बाद गरीबी के संकेतक और माप, कृषि और उद्योग, व्यापार तथा सहायता, इन सभी को करने के बाद विकास एवं वृद्धि संस्थाओं की भूमिका, ये आपको एक अलग सा टॉपिक डाला गया है कि विभिन्न इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका है हमारे कंट्री के विकास में, ठीक है। और विकास के सिद्धांत में आगे पीछे कर करके विभिन्न तरह के मॉडल दिए गए हैं, लेकिन जितने मॉडल्स आपको यूजीसी नेट में पढ़ने थे उतने मॉडल यहाँ भी पढ़ने। जिसमें हम शुरुआत किससे करते हैं, हम एडम स्मिथ से आगे बढ़ते हैं, तो रिकार्डो के मॉडल पे आते हैं, फिर लुइस का मॉडल, फायरेनिस का मॉडल, है ना। और इसके साथ ही साथ आपको कार्लडोर का मॉडल है, रॉबिन्सन का मॉडल। तो सारे ही मॉडल इसमें आपको पढ़ने हैं।
इसके बाद आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जितनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत हैं, भुगतान की शर्त मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको एक लाइन जोड़ा हुआ है कि भुगतान शर्तों में दीर्घकालीन गिरावट अगर होती है तो इसकी आलोचनात्मक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज की में किस तरीके से संयोजन किया जाता है, किस तरीके से उसमें बैलेंस लाया जाता है, टैरिफ क्या होता है, टैक्स क्या होता है, इसके प्रभाव क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, किस तरीके की व्यापार नीति है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इसके बाद वैश्वीकरण, ये आपको एक अलग सा टॉपिक जुड़ा हुआ है। बॉन्ड बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय ऋण संकट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं अपने ऐप पर लाइव क्लासेस में कराऊंगी। इसके अलावा स्टूडेंट व्यापार सुधार एवं उदारीकरण, तो ये दो टॉपिक हैं जो थोड़े से अलग से हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ठीक है, इसके अलावा अवसंरचना एवं आर्थिक विकास, और इसके साथ ही साथ जो है करंट डाटा आपको ज़रूर देखना ज़रूरी है। करंट डाटा जो डे बाय डे इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे हैं उनको इसमें शामिल करना है। तो इसके लिए मैं करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का जो एक कोर्स है वो भी करा रही हूँ। सांख्यिकी विधियाँ, अब देखो इसमें सबसे चैलेंजिंग टॉपिक जो है आपका सांख्यिकी विधियों का टॉपिक हो जाएगा। ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि देखो आप नेट में कितना पढ़ते हो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हो कि भाई विचलन कितना है, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इसके अलावा आपको कर्टोसिस भी पढ़ना है, ठीक है, और इसके अलावा आपको जितनी टेस्ट है वो सारे टेस्ट भी यहाँ पढ़ने हैं। और जो अलग सा है जिसको आपको अलग से करने की ज़रूरत है वो है मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, ऑटो कोरिलेशन, और इसमें पूर्वानुमान की विधियाँ, ठीक है, पूर्वानुमान की दो विधियाँ आर्मा और एरिमा, इन दोनों को मैं कराऊंगी, क्योंकि जो भी हम फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग तो पढ़ना आपको यूजीसी नेट में भी है, लेकिन ये इसमें आपको दोनों विधियों को पढ़ना है, एर्मा विधि और एरिमा विधि, इन दोनों विधियों को हमको इसमें करना है। युगपत समीकरण मॉडल जो है, संरचनात्मक, अंतर्जात, बाह्यजात, चर, अभिनिर्धारण की समस्याएं, तो देखो इसमें खासकर जो इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन है उसमें हिंदी में बहुत ही मुश्किल है किसी बुक में मिलना स्टूडेंट। तो मैं अपने लिखे हुए पीडीएफ पर आपको हिंदी के मटेरियल इसमें उपलब्ध कराऊंगी, क्योंकि इसमें किसी एक बुक में आपको ये सभी चीज़ें मिलना मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, तो इसको बिल्कुल अलग से दिया है, तो एग्रीकल्चर को काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसमें कि इंडियन एग्रीकल्चर का जो रोल है, भूमि सुधार, हरित क्रांति क्या है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन, ये आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, लेकिन इसमें अलग से इसको जोड़ा हुआ है। भारतीय कृषि में क्षेत्रीय विषमताएं क्या हैं, कहीं पर काफ़ी डेवलप्ड है, कहीं पर अंडर डेवलप्ड है, तो इसको हम हरित क्रांति से जोड़ते हैं। और इसको हरित क्रांति के अलावा हम इसको इरिगेशन से जोड़ते हैं, है ना, कि जहाँ जहाँ पर बृहद सिंचाई परियोजना रही वहाँ पर कृषि काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ, वहीं पर हरित क्रांति भी अच्छे से आई। तो इन सब चीज़ों को, भारतीय कृषि में क्षेत्रीय विषमता काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं अपने अनुसार कराती हूँ, क्योंकि इसमें इरिगेशन, सिंचाई परियोजनाओं को जोड़ते हुए हमें क्षेत्रीय विषमता दिखानी पड़ती है। सिंचाई परियोजनाओं का विकास, हरित क्रांति का विकास, तब क्षेत्रीय विषमताएं हम लेकर के चलते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव, जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं उनका संगठन क्या है, उनका विकास कैसा है, और कोऑपरेटिव्स की भूमिका पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी कम क्यों होती जा रही है, इस पर भी हम विचार करेंगे। और जो भी इसमें देखो, अगर आप खुद से भी इसको बनाते हो तो अभी जितने कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं जिनकी स्थिति अभी वर्तमान क्या स्थिति चल रही है उसको भी इसमें डालना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर लोन एवं उसके जो स्रोत हैं, और विश्व व्यापार संगठन एवं धारणीय कृषि विकास, WTO, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि WTO जो है इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर के हमेशा विवाद में हम लोग चलते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में सब्सिडी बहुत दी जाती है, और अभी 2-3 कंट्रीज़ ने तो हमारे शुगर केन का जो FRP इंडिया दे रहा है उसके खिलाफ में केस भी किया हुआ है। तो ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं और ऐसे जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं,
इन सभी को इसमें ऐड करते हुए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अलग से आपको एक पूरा टॉपिक दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, तो इसको बहुत ही बढ़िया और अद्यतन आंकड़ों के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वितरण करने वाली संस्थाओं का विकास, लागत एवं प्राइस पॉलिसी मतलब आ जाएगा आपका एमएसपी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एफआरपी एमएसपी कितने फसलों के लिए दी जाती है, एफआरपी क्या है। और एग्रीकल्चर में स्टूडेंट अभी जो ये भी आया था, फार्म बिल भी आया था, फार्म बिल भी आपको करंट अफेयर का ही टॉपिक हो जाता है। तो वो फार्म बिल कितने प्रकार का लाया गया था, उसके मुख्य गुण क्या थे, उसके विशेषताएं क्या थी, उसको क्यों ख़त्म किया गया, ये सारी चीज़ों को आपको जोड़ते हुए एग्रीकल्चर को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो कोर्स है मैंने अपने ऐप पर पब्लिश कर दिया है एमपी का, और काफ़ी डिटेल में है। खासकर इसका जो सांख्यिकी का पोर्शन है और भारतीय कृषि का पोर्शन है, इन दोनों को सभी कोर्सेज से काफ़ी अलग ढंग से इसमें डाला गया है। और इसकी लाइव क्लास मैं बहुत ही जल्दी शुरू करने वाली हूँ। जैसे ही आप लोग के फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, मैं इसकी लाइव क्लास को स्टार्ट कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाय बाय।